Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your SST teacher, and this is the lecture 2 of the chapter The Delhi Sultanate. So, in this lecture, we are going to study the Tughlaq dynasty. So, without any further delay, let's continue the Tughlaq dynasty. इससे पहले हमने खलजी डायनेस्टी पढ़ ली है. सो तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात की जाए. सो the first ruler is Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq belonged to Karauna tribe. I know it sounds funny, but it is what it is. So, Ghiyasuddin Tughlaq Karauna tribe से belong करते थे. He was Alauddin मुक्ता, मतलब अलाउद्दीन के मुक्ता थे. मुक्ता मतलब a officer who collects taxes. So, अलाउद्दीन के मुक्ता कौन थे? Ghiyasuddin Tughlaq in दीपलपुर for many years. दीपलपुर में काफ़ी years तक Ghiyasuddin Tughlaq अलाउद्दीन के मुक्ता थे. जब ये पावर में आए तो इनको काफ़ी सारे रिबेलियन से डील करना पड़ा कंट्री के काफ़ी सारे पार्ट्स में. प्लस इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फिक्स करी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में अराइज हो रही थी. सो ये काफ़ी अच्छे रूलर थे. फर्दर इन्होंने अपनी एम्पायर को स्ट्रेंथ किया और एक्सटेंड किया. इन्होंने अपने एम्पायर को काफ़ी एक्सटेंड भी किया. ही डाइड इन 1325. कौन से ईयर में? 1325 में ही डाइड एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के बाद सेकंड रूलर थे ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. सो क्रॉनिकलर्स बताते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो क्रॉनिकलर्स फॉर एग्जांपल ईसामी एंड बरानी ये हमें बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक रिलीजियस रूलर नहीं थे क्योंकि ये एसोसिएटेड थे जोगीज और जैन सेंट से. रिलीजियस इसलिए नहीं थे क्योंकि ये मुस्लिम रिलीजन को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे जितनी इनको देनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोअर्स. दैट इज़ वाई जो क्रॉनिकलर्स हैं वो कहते हैं कि ये इतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे. एंड मैनी इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिबेल्ड अगेंस्ट हिम बट ही ओवरपावर्ड देम. बट मोहम्मद बिन तुगलक क्योंकि काफ़ी पावरफुल थे तो जितने भी रिबेल्स खड़े हुए उनके अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द हिज ओपन माइंडेडनेस ही ओवरपावर्ड देम ऑल एंड ही कंटिन्यू टू रूल. मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए अपनी प्रजा या अपनी जो रूलर्स वो रूलर जो थे ना वो क्योंकि वो इतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम ट्रेडिशंस. दैट इज़ वाई वो अनपॉपुलर हो गए अपने लोगों में और डिसअफेक्शन की भावना जाग गई लोगों में. लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग इन्वॉल्व विद द जोगीज एंड द जैन सेंट्स. पीपल वर सस्पिशियस ऑफ हिज मेनी प्रोजेक्ट्स. उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर लोग सस्पिशियस थे. दे वर मेनी रिबेलियंस ड्यूरिंग हिज रेन. उनकी रेन में काफ़ी सारे रिबेलियंस भी थे जिनकी वजह से काफ़ी सारे टेरिटोरियल लॉसेस हुए क्योंकि उनकी वजह से रिबेल हो रहा था. रिबेल होने की वजह से लॉसेस भी हो रहे थे. उनकी डेथ हुई 1351 में. एक फेमस ट्रैवलर थे इब्न बतूता जिनका नाम पहले भी आया है इस चैप्टर में. सो इब्न बतूता इंडिया में आए ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक्स वास्ट माइंडेडनेस एंड मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए मोहम्मद बिन तुगलक से क्योंकि उनकी जो सोच थी उनके जो वर्चुअस थे टुवर्ड्स लव एंड जस्टिस वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए क्योंकि वो जस्टिस रखते थे अपनी प्रजा में वेदर दे आर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स. सो इब्न बतूता वॉज अ मेंबर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक्स court for some time. The next ruler which comes after Muhammad bin Tughlaq is Firoz Shah Tughlaq. So Muhammad bin Tughlaq के बाद आता है Firoz Shah Tughlaq. He was मोहम्मद बिन तुगलक्स कज़न. फिरोज शाह तुगलक किसका कज़न था? मोहम्मद बिन तुगलक का. और फिरोज शाह तुगलक उलामास को सपोर्ट करना चाहता था और इसने रूल किया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉस. तो लोगों को ये काफ़ी पसंद आया. इसने जिज़्या एक तरह के टैक्स को कहते हैं जो कि इसने कलेक्ट करना स्टार्ट किया. जिज़्या ऐसा टैक्स है जो सिर्फ नॉन मुस्लिम पीपल से ही कलेक्ट किया जाता है. इवन ब्राह्मण्स हैव टू पे दिस टैक्स, अदरवाइज दे वर exempted फ्रॉम पेइंग दिस टैक्स. ठीक है. सो जनरली ब्राह्मण्स टैक्स नहीं देते थे बिकॉज दे यूज टू प्रे इन द टेम्पल्स. बट ब्राह्मण्स वर ऑल्सो forced to fill the tax which were known as jizya. So his reign saw rebellions in Gujarat, Sindh and Bengal. उसकी reign में गुजरात, सिंध और बंगाल में काफ़ी सारे rebellions देखने को मिले. उसने काफ़ी कैंपेन्स भी चलाए बंगाल, उड़ीसा और नागरकोट में जो कि सक्सेस नहीं हुए. उसकी उन कैंपेन्स की वजह से कोई भी उसको फ़ायदा नहीं हुआ. अपनी सल्तनत में वो और टेरिटरीज ऐड नहीं कर पाया. ही वॉज अनेबल टू ऐड मोर टेरिटरी टू द सल्तनत. ही वॉज नॉट एबल टू बैलेंस द ग्रेट टेरिटोरियल लॉसेस. जो लॉसेस हो रहे थे उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा था.
बट उसका जो रूल था, उसका जो शासन था वो प्रॉस्पेरस ही था और गुड्स की रेट काफ़ी चीप थी। फिरोज शाह तुगलक जाना चाहता है बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन पब्लिक वर्क्स, मतलब लोगों के भलाई के कामों के लिए वो काफ़ी जाना चाहता है। ही बिल्ड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ही फाउंडेड न्यू टाउन्स, उसने नए टाउन्स बनाए, पुराने मॉन्यूमेंट्स और मेजोलियम्स की रिपेयरमेंट करवाया। ड्यूरिंग हिज रेन मैनी संस्कृत टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, उसके रेन में काफ़ी सारे संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। बट ही डाइड इन 1388। 1388 में जब वो एक्सपायर हुए उसके बाद तैमूर का इन्वेजन हुआ, देखने को मिला। तैमूर वॉज द रूलर ऑफ समरकांड। तैमूर काफ़ी फियर्स, काफ़ी फिरोशियस, काफ़ी ब्रूटल रूलर था। इन्होंने इन्वेट किया इंडिया में। ही बिलोंग टू समरकांड, अ रीजन ऑफ इन सेंट्रल एशिया। 1398 में तैमूर इंडिया आया। ही इन्वेडेड इंडिया एंड अटैक दिल्ली, दिल्ली में अटैक करा और अटैक करके वहाँ से काफ़ी सारी वेल्थ और प्रिजनर्स को वापस समरकांड लेकर चला गया। ऐसा करने से क्या हुआ कि दिल्ली की जो सल्तनत चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई, क्योंकि काफ़ी वेल्थ वहाँ से ले जाई गई थी और प्रिजनर्स को निकाल के ले जाया गया था। तैमूर के अटैक के बाद जो तुगलक डायनेस्टी थी वो रुइन हो चुकी थी, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी। दो दे स्टिल कंटिन्यूड, मतलब उन्होंने कंटिन्यू तो करा रूल करना, बट उनको वो जो उनका लॉस हुआ था पावर का और मनी का वो रिकवर नहीं कर पाए। तैमूर ने अपने पीछे खिज्र खान को वहाँ पर इंडिया में छोड़ा, विच हु वॉज हिज डेप्यूटी इन इंडिया। इंडिया में उसका डेप्यूटी था खिज्र खान, उसको वहाँ छोड़कर गया। 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली को अक्वायर कर लिया, कॉन्कर कर लिया और उसने एक डायनेस्टी की स्थापना की विच वॉज सैयद डायनेस्टी। ये एक फोर्थ डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। ये डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा रूल नहीं कर पाई। इट रूल बिटवीन 1414 टू 1451। खिज्र डायनेस्टी में खिज्र खान के बाद 3 रूलर्स और आए विच वर मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद एंड अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। 1451 में अफगान चीफ आया बहलूल लोदी, उसने अलाउद्दीन आलम शाह सैयद को हरा दिया और सैयद डायनेस्टी का एंड कर दिया और लोदी डायनेस्टी की फाउंडेशन इनिशिएट कर दी। ठीक है, तो लोदी डायनेस्टी की फाउंडर कौन थे? बहलूल लोदी, जिन्होंने अलाउद्दीन आलम शाह सैयद को हरा दिया। सैयद डायनेस्टी में फिर खिज्र खान के बाद 3 रूलर्स आए थे और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सीड भी नहीं हुई ये डायनेस्टी। उसके बाद आई द लास्ट डायनेस्टी विच वॉज लोदी डायनेस्टी। फर्स्ट और लास्ट आपको पता होनी चाहिए। तो लोदी डायनेस्टी लास्ट और 5th डायनेस्टी थी सल्तनत पीरियड की। दे वर द ओनली अफगान्स डायनेस्टी ऑफ दिस पीरियड। बाकी सारे अफगान्स नहीं थे, टर्किश थे, बट लोदीज वर अफगान्स। इनके लोदी डायनेस्टी में 3 रूलर्स थे इंक्लूडिंग बहलूल लोदी विच वर बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। बहलूल लोदी के बाद उनका बेटा आया सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के बाद आया इब्राहिम लोदी जो कि सिकंदर लोदी का बेटा था। इन द ईयर 1517 उन्होंने कुछ कॉइन्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट इशू किए जो कि मुगल टाइम्स तक काम में आए। मतलब वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हमारे इंडिया के लिए, रूलिंग पार्टीज के लिए, तो वो मुगल टाइम्स तक भी काम में आए कॉइन्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट्स। 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल इनिशिएट हुआ विच वॉज इन 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। बाबर कौन था? बाबर तैमूर का ही डिसेंडेंट था। तो तैमूर का डिसेंडेंट था बाबर। वो वापस इंडिया आया फरघाना से और वहाँ पर आके उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत करा 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारे गए। इब्राहिम लोदी के बारे में एक फैक्ट है जो आप सभी को याद होना चाहिए कि इब्राहिम लोदी सिर्फ इकलौते ऐसे रूलर हैं जो कि एक बैटल में मारे गए। इकलौते ही वॉज द इकलौते सल्तनत पीरियड के रूलर हैं इंडिया में। सल्तनत पीरियड के इकलौते ऐसे रूलर हैं जो कि मारे गए। अदरवाइज सल्तनत पीरियड में कोई भी रूलर मारा नहीं गया है, सब हारे थे। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी इकलौते सल्तनत पीरियड के रूलर थे जो कि मारे गए बैटल में। इब्राहिम लोदी की डिफीट के बाद जो लोदीज का रूल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और दिल्ली सल्तनत का भी एंड हो गया। दिल्ली सल्तनत के एंड से ही बाबर ने इस्टेब्लिश किया मुगल डायनेस्टी को इंडिया में। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत इनिशिएट हुई और एंड हुई विद लोदी डायनेस्टी। अब इन सभी रूलर्स ने, इनमें से कुछ रूलर्स ने काफ़ी सारे पब्लिक वर्क्स किए हैं, डेवलपमेंट्स किए हैं। तो वो डेवलपमेंट्स क्या क्या किए हैं इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ सल्तनत पीरियड वाले टॉपिक में। तो सल्तनत फेज के जो सल्तनत पीरियड का अर्ली फेज था उसमें पीपल सेटल हुए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएट किया गया इन गैरसन टाउन्स।
सो गैरिसन टाउन्स में उनका एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएट किया गया। गैरिसन टाउन्स क्या थे? फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स विद सोल्जर्स के फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स थे जहाँ पर आर्मी को परमानेंटली रखा जाता था। सुल्तान्स कंट्रोल बेयरली वेन बियॉन्ड दीज गैरिसन टाउन्स टू द हिंटरलैंड्स। सुल्तान का कंट्रोल आसपास की सिटीज में कम होता था। सुल्तान का कंट्रोल बेयरली वेंट बियॉन्ड दीज गैरिसन टाउन्स, इन गैरिसन टाउन्स के बाहर नहीं जाता था हिंटरलैंड्स तक। हिंटरलैंड कौन सा एरिया कहलाता है? उसके आसपास के जो लैंड्स होते थे जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जाती है, वहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता था सुल्तान का। दे ही ओनली फोकस्ड ऑन द गैरिसन टाउन्स, दस दे ऑफन कंडक्टेड रेड्स टू गेन मोर रिसोर्सेज एंड सप्लाईज। इसी वजह से वो काफ़ी रेड्स कंडक्ट करते थे टू गेन मोर रिसोर्सेज एंड। टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैरी आउट किया जाने लगा during the reigns of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq। इन रूलर्स के दौरान टेरिटोरियल एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था। The first set of campaigns under Balban were aimed at consolidating the hinterlands। हिंटरलैंड्स को कंसोलिडेट करने के लिए पहला एम यही था बलबन का, जो कैंपेन्स उन्होंने सेट करे थे कि हिंटरलैंड्स को अपने टेरिटरी के अंडर लिया जाए। The Samantas, the landlords or the chieftains who ruled the hinterlands were brought under the control of the Sultanate। तो जो hinterlands को रूल करते थे जो लोग, कौन कौन थे? सामंत। सामंतास को ओरिजिनली जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है सामंत, ठीक है। इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट सामंतास। सो द सामंतास, लैंडलॉर्ड्स और चीफटेन्स, ये जो लोग रूल कर रहे थे हिंटरलैंड्स पे, उनको सल्तनत ने अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया। They lost their rights to collect taxes and were also made to pay taxes। तो पहले ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, अब उनके सारे राइट्स छीन लिए गए टैक्स कलेक्ट करने के, और इवन इनको भी टैक्स पे करना पड़ना लग गया। फॉरेस्ट जो थे गंगा यमुना दोआब में, दोआब क्यों कहा गया है इसे? गंगा और यमुना दो रिवर्स मिलती है जिस जगह पे, उस जगह को दोआब कहा जाता है, दैट इज़ वाई गंगा यमुना दोआब बोला गया है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या नई चीज़ आ गई है, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब में जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कर दिया गया और हंटर गैदरर्स और पेस्टोरलिस्ट को वहाँ से हटा दिया गया, और इस लैंड को दे दिया गया पीजेंट्स को एग्रीकल्चर के लिए। एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, एग्रीकल्चर को बहुत एनकरेज किया गया। न्यू टाउन्स एंड फोर्ट्रेसेस बिगैन टू बी बिल्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड। और ट्रेड रूट्स और रीजनल ट्रेड को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए नए नए टाउन्स बनाए गए और फोर्ट्रेसेस बनाए गए। जो सुल्तान्स थे उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन स्टार्ट कर दिए सदर्न इंडिया में, एंड टुक अवे मच वेल्थ एंड रिसोर्सेज विद देम। और सदर्न इंडिया में जब उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन स्टार्ट किए तो वहाँ के जो टेम्पल्स या बहुत सारी जो जगह थी वहाँ से काफ़ी सारी वेल्थ छीन ली, चुरा ली। अंडर अलाउद्दीन खिलजी and Muhammad Tughlaq, the empire expanded further. By the end of Muhammad bin Tughlaq's reign, a large part of the subcontinent had to come under the rule of the Sultanate। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रेन, उनके रूल के अंडर जो एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, और मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के एंड तक काफ़ी सारा हमारे सबकॉन्टिनेंट का काफ़ी ज़्यादा पार्ट उनके कैप्चर में था। Distant provinces such as Bengal and southern kingdoms were difficult to rule from Delhi. Eventually, some of them broke away and declared their independence। अब क्योंकि जो दूर की प्रोविंसेस हुआ करती थी जैसे कि बंगाल और सदर्न किंगडम्स होते थे, उनको दिल्ली से रूल करना, कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, और इसी वजह से उन्होंने अपनी फ्रीडम डिक्लेयर कर दी कुछ टाइम बाद, और वो अलग हो गए दिल्ली सल्तनत के टेरिटरी से, ठीक है। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब सुल्तान की बात की जाए तो सुल्तान कौन हुआ करता था? तो सुल्तान वॉज इनिशियली जस्ट अ सेक्युलर रूलर। सुल्तान को इनिशियली सेक्युलर रूलर कहा जाता था। इवेंचुअली ही बिकेम द सोल एंड हेड ऑफ द स्टेट आर्मी एंड जुडिशरी। धीरे धीरे वो स्टेट आर्मी का हेड बन गया और जुडिशरी का भी हेड बन गया। जो सुल्तान की एफिशिएंसी होती थी वो डिटरमाइन की जाती थी बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। Some rulers like Balban claimed that they were given the right to rule by God in order to justify their kingship। अब कुछ जो रूलर्स थे जैसे कि बलबन, जो अपने आप को सुप्रीम समझते थे, वो ये कहते थे कि हमें रूल करने का राइट भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, क्योंकि वो लोग अल्लाह को मानते थे। तो उनके जो भी गॉड थे जिनको वो प्रे करते थे वो ये कहते थे कि हमें रूल करने का राइट
गॉड ने दिया है, और अपनी किंगशिप, अपने जो राज था उसको जस्टिफाई करने के लिए वो कहते थे कि ये हमें भगवान ने ही बताया कि हमें इस तरह से रूल करना है। सुल्तान की एफिशिएंसी डिटरमाइन की जाती थी कि एम्पायर उनका कितना स्टेबल है। तो सल्तनत पीरियड के दौरान देयर वाज नो क्लियर रूल ऑफ सक्सेशन। अब सल्तनत पीरियड के दौरान कोई सक्सेशन का रूल नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक फैमिली ही पूरी रूल करेगी। कई केसेस में हमने इस चैप्टर में देखा है कि कई केसेस में जो प्रेजेंट किंग है उसका सन रूल कर रहा है, नेक्स्ट जो रूलर आ रहा है वो किंग का सन है। कई केसेस में वो उसका ब्रदर है, किसी का ब्रदर इन लॉ है। तो इसी तरह से कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था जिसके बेसिस पे सक्सेशन होता था थ्रोन का, विच मेंट आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हिज एल्डेस्ट सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड हिम टू द थ्रोन। इंस्टेड हिज चिल्ड्रन, हिज नोबल्स एंड हिज जनरल्स ऑफन फॉट अमंग्स देमसेल्व्स टू बिकम द रूलर। तो कई केसेस में उनके नोबल्स और उनके जनरल्स की भी आपस में लड़ाई हुई है ताकि थ्रोन को अपने अंदर कैप्चर कर सके। It was during such times that the support of ulamas and the nobles became essential। और इसी समय के दौरान उलामास और नोबल्स का जो सपोर्ट है वो ज़रूरी हो गया था। बट जैसे ही वो लोग पावर में आए, सुल्तान्स ऑल्सो हैड टू कीप अ चेक ऑन द पावर ऑफ द नोबल्स एंड उलामास। जैसे ही कोई सुल्तान बनता था तो उनको ध्यान रखना पड़ता था नोबल्स और उलामास की पावर का, कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवर पावर कर जाए, है ना। ऐसा केस भी इमर्ज हो सकता है। दैट इज़ वाई अब इनको ध्यान रखना पड़ता था जैसे ही ये रूलिंग पोजिशन पे आते थे। सेकेंड इज नोबिलिटी। नोबल्स कौन होते थे? तो नोबल्स काफ़ी पावरफुल ग्रुप हुआ करता था। अर्ली सल्तनत रूलर्स जो थे वो नोबल्स को काफ़ी हाई पोस्ट देते थे अपने स्लेव्स को, और उनको ट्रेन करते थे ताकि वो पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकें, पॉलिटिकल पोस्ट को हैंडल कर सकें। सुल्तान जो था वो रिलाय करता था अपने नोबल्स पे, सिंस दे वर डिपेंडेंट ऑन हिम, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। इल्तुतमिश ने एक स्पेशल स्लेव्स बनाए थे जिनको कहा जाता था बंदगन्स। ठीक है, उन इल्तुतमिश के फेवर्ड स्पेशल स्लेव्स थे जिनको कहा जाता था बंदगन्स, हु वर परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। अब इनको मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किया जाता था। वो प्रेफर करता था कि उनको हाई पोस्ट मिले इंस्टेड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्स, मतलब उन स्लेव्स को हाई पोस्ट मिले। इल्तुतमिश की ये सोच थी कि उन स्लेव्स को हायर पोस्ट मिले। और ये जो स्लेव्स हुआ करते थे ये मोस्टली टर्क्स हुआ करते थे, टर्किश लोग हुआ करते थे। मतलब ये खुद की ही कम्युनिटी के लोगों को ही लाकर और उनको ही स्लेव बनाते थे और उनको ही हायर पोस्ट दी जाती थी ताकि कोई उस जिस कंट्री पे ये रूल कर रहे हैं उस कंट्री का पर्सन आगे नहीं बढ़ पाए। खलजीज एंड द तुगलक्स ऑल्सो मेड यूज़ ऑफ द बंदगन्स। अब खलजीज और तुगलक ने भी बंदगन्स का यूज़ किया। इसका मतलब ये था कि पीपल ऑफ हम्बल बर्थ वर गिवन हाई पॉलिटिकल पोजीशंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो सेम कास्ट के, सेम टाइप के लोग हैं, सेम जगह से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन्हीं को हायर पोस्ट दी जाती थी, हायर पॉलिटिकल पावर लेने के, डिसीजंस लेने के उनको ही मौके दिए जाते थे। जो दूसरे कास्ट के उस कंट्री के लोग थे उनको ऐसे कोई भी पोस्ट नहीं दी जाती थी। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इससे क्या आई? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। ये जो स्लेव्स थे ये अपने मास्टर के लिए तो लॉयल होते थे, पर जो उस मास्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए लॉयल नहीं होते थे। मतलब उस डायनेस्टी के जो आयर्स हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए ये स्लेव्स लॉयल नहीं होते थे। तो इसी वजह से क्या होता था, जैसे ही कोई नए सुल्तान आते थे तो अपने सारे स्लेव्स खुद बनाते थे, उन्हीं पहले वाले स्लेव्स को यूज़ नहीं करते थे। इसी वजह से जो ये इनका स्लेव का जो पूरा कम्युनिटी थी ये काफ़ी बढ़ती चली जा रही थी। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ न्यू सुल्तान सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। अब जैसे ही नया सुल्तान आता था वो अपने स्लेव्स लाता था, तो उसी वजह से पुराने और न्यू नोबल्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। इन सभी को नोबल्स कहा जाता था। ठीक है, ये पोस्ट थी। द पॉलिसी ऑफ पेट्रोनाइजिंग पीपल ऑफ हम्बल ओरिजिन shocked the elite, and the Delhi sultans were criticized for bringing the low and base born to high offices। अब कई जगहों पर दिल्ली सल्तनत में देखा गया है कि जो हम्बल लोग थे, कम गरीब लोग थे, जो लोअर कैटेगरी के लोग थे माने जाते थे उस टाइम पे, उनको मतलब जो जिन पर ये रूल कर रहे थे हमको लोअर कैटेगरी का माना जाता था, लोअर पीपल माना जाता था हम लोगों को। और हम जैसे लोगों को जब हायर पोस्ट दी जाने लगी दिल्ली सल्तनत में तो उसको एक टर्म दिया गया, ब्रिंगिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस। और ये इस पे सारे काफ़ी कमेंट्स किए जाते थे, ये इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। द कमेंट वॉज मेड बाय
बरानी while criticizing अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो बरानी ने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत क्रिटिसाइज किया है इस चीज़ के लिए। इट कॉस्ट रिजेंटमेंट अमंग द ओल्ड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, और इसमें हीन भावना आ गई थी क्योंकि इन्होंने इन लोगों को हायर पोस्ट प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी। इन द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड द टर्म चिहलगानी has been used in connection with इल्तुतमिश स्पेशल स्लेव्स। तो चिहलगानी द 40 स्लेव्स हुआ करते थे इल्तुतमिश के, उनको चिहलगानी कहा जाता था, और ये इल्तुतमिश के पीरियड के टाइम ही ये वर्ड काफ़ी फेमस हुआ था। चिहलगानी could mean either 40 of his favorite slaves or a group of slaves who had 40 slaves each। तो चिहलगानी का मतलब दो मतलब निकल के आते हैं। चिहलगानी का एक मतलब तो है कि इल्तुतमिश के फेवरेट 40 स्लेव्स, या फिर चिहलगानी का मतलब है कि उन स्लेव्स की बात की जा रही है जिनके खुद के पर्सनल 40 स्लेव्स हैं, हर स्लेव के अंडर 40 स्लेव्स हैं। तो इल्तुतमिश की डेथ के बाद द चिहलगानी नोबल्स वांटेड टू गेन मोर पावर एंड कंट्रोल। चिहलगानी नोबल्स को अब ज़्यादा पावर और कंट्रोल चाहिए था, इसलिए उन्होंने आरम शाह को पपेट किंग बना दिया और थ्रोन पे बिठा दिया। जो आरम शाह था वो पपेट किंग के नाम से फेमस था क्योंकि वो जो चिहलगंज थे, नोबल्स थे, उनकी सारी बात मानते थे। चिहलगानी की में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मतलब ये जो चिहलगंज थे, सारे जो लोग थे, नोबल्स थे, इनमें आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ड्यूरिंग रजियाज रेन, एंड इन द एंड दे सक्सेसफुली टू कंट्रोल ऑफ हर थ्रोन। रजिया के रूल के दौरान इन्होंने काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए और इन द एंड उन्होंने थ्रोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। As Balban himself had been a member of the Chihalgani, he knew that they were capable of what they were capable of। अब बलबन खुद चिहलगानी का मेंबर था, इसलिए उसको पता था कि जो चिहलगानी लोग होते हैं वो किस चीज़ के केपेबल होते हैं। जैसे ही वो थ्रोन पे बैठा उसने उनकी पावर, चिहलगानी की पावर को ख़त्म कर दिया। उसने एक रिचुअल्स बना दिए कोर्ट में, सच एज सिजदा मतलब प्रोस्ट्रेट एंड पाइबोस किसिंग द सुल्तान्स फीट। तो पाइबोस का मतलब है सुल्तान के फीट को किस करना, ताकि उन्हें अपनी पोजीशन बताई जा सके कि आप सुल्तान से सुपीरियर नहीं हो, आप सुल्तान से नीचे हो और सुल्तान ही सुपीरियर है। बोथ बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन्ड अ सिस्टम ऑफ कीपिंग स्पाइस कॉल्ड बरीद। अब ये स्पाई रखते थे, ठीक है, उनको कहा जाता था बरीद, जो लोग ध्यान रखते थे कि उनकी रूल रेन के अंदर क्या चल रहा है और अपडेट रखते थे रूलर्स को, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी नोबल्स के बीच में या अराउंड द टाउन। अलाउद्दीन खिलजी forbid the nobles from associating with each other to prevent plans of rebellion। अब अलाउद्दीन खिलजी की एक पॉलिसी थी कि वो नोबल्स को आपस में एसोसिएट करने नहीं देते थे ताकि वो रिबेल ना करें। अफगान्स एंड अलाउद्दीन इंडियन स्लेव ऑफिसर्स गेन्ड इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस रेन्स। तो अफगान्स और अलाउद्दीन के जो इंडियन स्लेव थे उनको इम्पोर्टेंस मिली इस रेन के दौरान। तुगलक्स ने अपॉइंट किया मोस्टली टर्क्स को, नेटिव्स ऑफ मंगोलिया एंड ईरान एज देयर नोबिलिटी। जो तुगलक्स थे वो टर्क्स को बुलाकर उन्हीं को अपॉइंट करते थे अपनी नोबिलिटी में। मोहम्मद बिन तुगलक रेन्स सॉ मैनी हिंदुस्तानी ऑल्सो बीइंग मेड नोबल्स अलॉन्ग विद द टर्किश। बट मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में हमने देखा कि हिंदुस्तानी लोगों को भी नोबल्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जा रहा था टर्किश के साथ। ईरानियन एंड अफगान नोबल्स, टर्किश, ईरानियन और अफगान नोबल्स के साथ हिंदुस्तानी लोगों को भी ऐड किया जा रहा था। ही ऑल्सो ट्राइड टू कीप अ चेक ऑन हिज नोबिलिटी। वो अपनी नोबिलिटी पे ध्यान रखता था मोहम्मद बिन तुगलक कि आपस में वो रिबेल ना कर जाएं। ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक्स रेन द नोबल्स बिकेम वेरी पावरफुल एंड इंक्रीज्ड ग्रेटली इन नंबर। ही मेड द पोस्ट ऑफ नोबिलिटी हेरिडिटरी। अब फिरोज शाह तुगलक की रेन के दौरान क्या हुआ, जो नोबल्स की क्वांटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, उनका नंबर इंक्रीज़ हो गया और वो पावरफुल भी बहुत हो गए। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने नोबिलिटी को हेरिडिटरी बना दिया था कि मतलब जो नोबल्स हैं उनके बच्चे भी नोबिलिटी में ही रहेंगे। तो इस तरह से एक के बाद एक उनकी जो हेरिडिटरी है वो चलती चली जाएगी। इसी वजह से उनका नंबर इंक्रीज हो गया था और वो पावरफुल हो चुके थे। सो दैट्स अबाउट दिस लेक्चर। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।